1921, 1950, 1964, 1919 के एक्ट के तहत आया है। ये आया जान मथाई। और ये आया है कृष्ण मेनन। तो इतना सारा कम से कम बेसिक चीज तो आप लोग को याद होनी चाहिए ना। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कर क्या रहे हैं? बस 8 बज रहा है, लिंक आ रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद दिन भर क्या पढ़ाई की कुछ नहीं पता ना। ये क्या काम में इतना बिजी है जो रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं? हम्म। क्या हो रहा है प्रियंका? डस्टर। इसमें कितने सदस्य होते हैं? बोलिए। लोकसभा के कितने होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं इसमें? क्या? हाँ, तो कौन सा, सत्ता दल या विपक्ष के दल के हो? किसको? गुड। विपक्ष। कर क्या रहे हैं आप लोग, बताइए तो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप लोग का। जितनी भी समिति है अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। इसमें कितने सदस्य है? इसमें 7, 15। और ये सब ऑल किसका है? लोकसभा। ये राज्यसभा और ये लोकसभा। जितने भी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, कितने साल के लिए नियुक्ति होती है? 1 साल के लिए। क्या कोई मंत्री इसमें अध्यक्ष बन सकते हैं? हाँ। अरे अगर मंत्री बनेगा तो अध्यक्ष बन के क्या करेंगे? तो कोई भी मंत्री अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ठीक ना? हाँ। कौन सी पद्धति के तहत नियुक्ति होती है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सकल एकल संक्रमणीय पद्धति के तहत अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, ठीक ना? और अभी जो आप लोग को लिंक भेजा हूं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ये दोनों वीडियो आप लोग को कल तक देखना है, ठीक ना? कल वहीं से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। समझ में आ रही है? मेरा भी समय की कमी है और आप लोग का भी समय अभी बहुत क्रिटिकल टाइम है, आप लोग के लिए भी बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको ये करिए आप लोग। तो इसलिए जो जो वीडियो। नमस्ते सर जी। टाइम का पता नहीं है सर, लाइट टाइम कौन नहीं है रूम में, अब पता नहीं, लाइट चेक कर रहे थे। बेटा यहाँ पढ़ाने के लिए आपको क्या लाइट की जरूरत हो रहा है अभी? सर पूरा रूम अंधकार है। अरे आपके वहां रोशनी क्या जरूरत है, यहाँ होना चाहिए ना। जी सर, सॉरी इसके लिए। तो जो भी 2 वीडियो भेजे हैं वो कल तक उसका आप लोग पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, समझिए। मैं शाम में क्लास में उसको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा वहां से, ठीक है ना? हाँ। दिख रहा है ना? जी सर। हाँ। चलिए आज थोड़ा न्यायालय के बारे में कुछ पढ़ते हैं। न्यायपालिका कौन सा टॉपिक है आज? न्यायपालिका। हाँ, तारीख पे तारीख होगा आज, ठीक है ना? भारत में न्यायपालिका कितने स्तर पर है? कितने? 3। सर्वोच्च न्यायालय,
हाँ, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ, या इसको जिला या सत्र न्यायालय कहा जाता है। इतना ही है ना। सर्वोच्च न्यायालय मतलब पूरे देश का जो ये करेंगे, इस टाइप से होगा। ये ऊपर वाला क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय और ये, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, दिख रहे हैं ना? हाँ, चूंकि ये संघ से संबंधित है तो किसमें होगा हम लोग का? भाग 5। और ये उच्च न्यायालय है जो हम लोग का राज्यों से संबंधित है, तो इसमें क्या होगा? भाग 6। हाँ, और जिला न्यायालय इसी में आ जाएगा लग रहा है। अलग से आता है इसका। एक मिनट देखने दीजिए मेरे को, क्योंकि मैं भी उतना रिवीजन नहीं कर पाया हूँ। ये भी भाग 6 में ही आता है। किसमें आ रहा है? तो सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 और ये 6 और भी उधर वाला भी 6। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 124 से 147। हाँ, 147। ये होगा हम लोग का 214 से 231 ना। और 233 से 237 ये हम लोग का इसका लिए है अधीनस्थ न्यायालय के लिए। तो तीनों का हम लोग भाग देख लिए, आर्टिकल देख लिए, ठीक ना। कहीं डाउट? हाँ, तो अभी हम लोग न्यायपालिका का अर्थ है कि एक्चुअली जो भी काम धाम हम लोग कर रहे हैं वो सही, छोड़िए एकदम जो संविधान की भाषा है उसको देखते हैं हम लोग। विधायिका का काम क्या है? विधि बनाना। विधि जो बनाएंगे उसके लिए कार्य करने के लिए भी कोई व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? तो वो कहाँ से आएगा? कार्यपालिका। और कार्यपालिका कौन में है? एक मिनट, ये क्या होगा? कार्यपालिका। और ये कार्य विधि के अनुरूप किया कि नहीं इसको देख रेख कौन करेगा? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम क्या है कि विधायिका में
जो कानून विधि बना है उस पर सही तरीके से कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य हुआ है कि नहीं, उसका देखरेख कौन करेंगे? न्यायपालिका। हाँ, मतलब जो विधि बना उसको सही तरीके से उसका यूज हुआ कि नहीं। अगर विधि बना है कि SC ST को रिजर्व देना है, रिजर्वेशन देना है SC ST को, तो क्या SC ST को ही रिजर्वेशन दिया गया है कि नहीं, या दूसरों किसी EWS या OBC को दिया है? ये जांच कौन करेगा? जो विधि के अनुरूप काम किया है कि नहीं, जांच कौन करेंगे? न्यायपालिका। तो वही चीज है जांच करना, किससे यही है गलत। जैसे कार्यपालिका में इसका थोड़ा बेसिक बता देते हैं। ये तीनों समझ में आ गया ना? कार्यपालिका एक्चुअली वहां से आप लोग कीजिएगा जो लिंक भेजा हूं। कार्यपालिका का भी 2 स्तर होगा, कौन कौन से? एक संघ और एक क्या होगा? राज्य। भाग किसमें होगा? ये 5, ये 6, आर्टिकल कितना होगा? 52 से 78, और ये होगा 163, कितना होगा? किसी को पता है कितना से कितना है ये? 153 से 167। ठीक। संघ के स्तर पर कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और ये महान्यायवादी। ये लोग क्या है? कार्यपालिका का पार्ट है। और किसका भाग है ये? संघ का। उसी तरह से राज्य के स्तर पर कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति है, मतलब यहाँ कौन होंगे? उपराज्यपाल तो होता नहीं, तो डायरेक्ट कहाँ आना है? मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, और फिर यहाँ महान्यायवादी है, तो यहाँ महाधिवक्ता। यही है ना? सॉलिसिटर जनरल होता है राज्य स्तर पर। तो ये जो चीज है, ये हम लोग वीडियो 2 लेक्चर है उसमें आपको मिल जाएगा पूरा। और यहाँ जो राष्ट्रपति का काम है, वहां किसका काम होगा? यहाँ PM का काम है, यहाँ किसका होगा? CM का। यहाँ मंत्रिपरिषद, स्वयं मंत्रिपरिषद रहेगा। महान्यायवादी का काम यहाँ जो होगा वो किसका काम होगा? कॉन्सेप्ट पे कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा अलग सा आर्टिकल कुछ याद करना होगा कि यहाँ किस पर है और वहां किस पर है। ठीक ना? इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक ना? कल अगर जो वीडियो देखिएगा उसमें शायद ऐसा समझा हुआ नहीं होगा, तो उसको एक बार यहाँ से इस टाइप से करके शुरुआत कर लीजिए कल से। मतलब जो वीडियो अभी लिंक डाला हूँ जिसका, मिटा देना। समझ क्लियर नहीं है उससे? सिर्फ ये वाला डायग्राम उसमें नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। फिर भी कुछ डाउट होगा तो कल तो पूछेगा ही आप लोग, ठीक है ना? मिटा दें। तो न्यायपालिका जो है, हम लोग को किसमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है? अगर नियम कानून अगर सही से, थाना में भी अगर हम लोग को नहीं कुछ न्याय मिलता है, हम लोग के लगता है कि कुछ हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्ट जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी सर। तो हमारी जो सिस्टम की जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है किसी इंस्टीट्यूट पर, तो किस पर है? न्यायपालिका पर है। तो इसलिए न्यायपालिका भी अपना गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने आप को न्याय का जो है उसमें बना रखना कोशिश करेंगे। तो इसी स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा? पूरे भारत के स्तर पर होगा या किसी एक राज्य पर होगा? पूरे भारत पर होगा। और ये उच्च न्यायालय किस स्तर पर होगा?
प्रत्येक राज्य का एक, और ये जरूरी नहीं कि हर एक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होना चाहिए। 7वें संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान है कि एक हाईकोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों के कार्यभार भी संभाल सकते हैं। कौन से संविधान संशोधन? 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और जिला या सत्र न्यायालय किस स्तर पर होगा? जिला के स्तर पर होगा। तो हम लोग जो सर्वोच्च न्यायालय, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे अभी, पीएम को सिमिलर किसको दिखा रहे थे? सीएम को। राष्ट्रपति सिमिलर किसका हो रहा था? राज्यपाल का हो रहा था कि नहीं? तो उसी टाइप से सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो सिमिलर किसका होगा? हाँ, लेकिन कुछ कुछ जो शक्ति है, ये सर्वोच्च न्यायालय चूंकि सर्वोच्च है तो उसका जाहिर सी बात है अधिक होगा एज कंपेयर टू किसका? हाईकोर्ट का। होगा कि नहीं? सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा या जो भी बात बोलेंगे वो किसको सुनना होगा? उच्च न्यायालय। और इसको भी तो सुनना होगा ना। बाकी जितना भी सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या कि ये जो भी बोलेगा कि न्याय के दृष्टिकोण से कैसे निर्णय देना है, इसको भी और जिला सत्र को भी मानना आवश्यक है, अनिवार्य है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, तो ये सब क्या होगा? ये सब न्यायिक जो भी बात होंगे ये दोनों को मानना कंपलसरी है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर हाईकोर्ट स्वतंत्र है। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा उसके लिए हाईकोर्ट स्वतंत्र है। जैसे कि अगर अभी क्लर्क का ये रिक्रूटमेंट लाना है तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करेंगे, ठीक ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ, लेकिन न्याय में अगर यहाँ अगर बोल रहे कि इस जज अगर ऐसा बात बताएगा तो उसको न्याय कैसे देना है, ये सब सबको मानना जरूरी है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से स्वतंत्र है, ठीक ना? ये सब मैं उतना लिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग को इसको थोड़ा बहुत पॉइंट करते हुए लिखते चलना है, ठीक ना? नहीं तो फिर लिखाते चले जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ में आ रही ना बात? यस सर। हाँ, अब सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए तो 1935 के एक्ट के तहत ये प्रावधान लाया गया था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाए। कौन सा एक्ट के तहत? 1935 भारत शासन एक्ट 1935 के तहत क्या था ये? संघीय न्यायालय की स्थापना हो, यही था। तो इसी के अनुरूप हम लोग का फिर ये हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय या जो न्यायपालिका है इसी के अनुरूप हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए कि जो कलकत्ता में जो हम लोग का न्यायालय बना था, कब बना था? 17 अरे यार 1864 जो तो वो सब हाई कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट जो बना हम लोग का 1773 के एक्ट के तहत आया नहीं? 1774 सर 1773 सबसे पुराना हाईकोर्ट सर, जो हम लोग का पुराना सबसे हाईकोर्ट वही पर है ना? 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक न्यायालय बना है कि नहीं कलकत्ता में? कितना में? 74 में बना है। हाँ, 1773 1773 के एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में बना है, ठीक? जब ब्रिटिश लोग आए उस टाइम, और वहीं से हम लोग का कार्य प्रणाली जो है न्यायपालिका का स्टार्ट होता है। और उसी में फिर आपका जब कार्नवालिस वगैरह आते हैं तो फिर उसको जो एक
पूरे स्तर का एक देख रहे हो तो उसको फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, कलकत्ता, हैदराबाद और एक कहाँ, बम्बई, तीन अलग अलग ये कर दिया गया। तो उस टाइप से मतलब आगे हो गया, इसका विकास चल रहा है। तो हम लोग हिस्ट्री का पार्ट है वो सब हम लोग जो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग को देखना है कि इसकी उत्पत्ति किधर से हो रही है। अब जब ये हम लोग का स्वतंत्र भारत आया तो सबसे पहले इसमें कितनी ये थे सदस्य, कितना था न्यायाधीश? न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश कितने, मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होगा, बाकी अन्य 7। टोटल कितना हुआ? शुरुआत में हम लोग का न्यायाधीश कितने थे? कुल न्यायाधीश 8। एक सर्वोच्च न्यायालय और सॉरी एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 7 अन्य न्यायाधीश। अब उतना थोड़ा ना आप आज थोड़ा जैसे ही कॉन्सेप्ट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। हर एक चीज को लिखा पाना मुश्किल है, अभी जो समझा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान देते रखिएगा और यूट्यूब में भी देख लीजिएगा एक बार रिविजन में। जो न्यायाधीश है तो यहाँ संसद को ये पावर दिया गया कि आप इतना रखना ही है, इससे ज्यादा आप न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। ये कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में, ठीक ना। कि जो न्यायाधीशों की संख्या आप बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। वो वर्तमान में कितना है अभी? प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट में अभी 34 न्यायाधीश अभी है हमारे यहाँ। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं ना? अब सर जिसमें 34 उसमें तो एक ही मुख्य न्यायाधीश होगा ना? अरे मुख्य न्यायाधीश एक ही होगा महाराज, 1 + 33। क्या हुआ जी? हायर कोर्ट या उच्चतर न्यायालय, हायर कोर्ट या उच्चतर न्यायालय किसको बोला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मिलाकर। और अधीनस्थ न्यायालय किसको बोला जाता है? अधीनस्थ न्यायालय। जो जिला न्यायालय है उसके नीचे भी जो छोटा छोटा न्यायालय स्तर पर होगा, जो प्रखंड स्तर पर या ग्राम स्तर पर, वो सभी न्यायालय को क्या बोला जाता है? अधीनस्थ न्यायालय। और उच्चतर न्यायालय किसको बोलेंगे? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। समझे? क्या न्याय दिलाने के लिए किस सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका ही है या इसके साथ और भी कुछ संस्थाएं हैं या अर्ध न्यायिक संस्थाएं है और कुछ, या कुछ टाइम के लिए आता है फिर उसको बंद कर दिया जाता है? जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम सुना है ना? हाँ, निर्भया कांड जैसे जो सब जरूरत होता है जिसको तुरंत करना है तो वो सब किसमें? फास्ट ट्रैक कोर्ट में आ जाता है। तो वो भी क्या है? न्याय देने का ही काम है। मतलब न्यायालय के अलावा भी हम लोग का और शॉर्ट टर्म के लिए जल्दीबाजी मतलब फास्ट करने के लिए है। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत आया है? इसका ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसका हिंदी में? क्या होगा? अधिकरण। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो हम लोग का 14 का भाग कौन सा है? भाग 14 का ए में कौन सा लाया गया है? 42वां संविधान संशोधन के तहत अरे कौन खाना खा रहे हैं अभी? अंजना कहीं पैदल चल रहे हैं क्या? माइक बंद कर चलिएगा।
तो जो ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, हम लोग का कौन से संविधान संशोधन में आया है? 42वां संविधान संशोधन। और इसमें कौन सा अनुच्छेद होगा? आर्टिकल 323 और 323 का ए और बी, ठीक ना। ये भी न्यायालय का ही काम करता है, ये लोग भी न्याय दिलाने का काम करता है, ठीक। तो न्यायालय का जो 3 स्तर है हम लोग का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, जिसको अधीनस्थ न्यायालय बोले जाएंगे। इसके अलावा भी हम लोग का ट्रिब्यूनल है, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे इसमें आ जाएगा। तो अभी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा अच्छा से पढ़ते हैं। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है तो इसका न्यायिक क्षेत्र पूरे भारत में होगा कि किसी एक क्षेत्र में होगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल इसका स्थापना किसमें हुआ, कौन से अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत इसका गठन हुआ है ना। इसी के तहत इसका गठन वगैरह सब आएगा। शुरुआत के टाइम में इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश थे टोटल? 8 न्यायाधीश थे ना। और अभी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं कि घटा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। संसद क्या करता है? न्यायाधीशों की संख्या को, मतलब की संख्या बढ़ा कौन सकता है? संसद। मतलब ये न्यायपालिका खुद अपने से उसकी जो मेंबर है, उसका जो जज की जो संख्या है वो बढ़ा नहीं सकते। उसके लिए कौन बढ़ाएंगे? संसद। हाँ। इसकी अभी हम लोग का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। हाँ, लेकिन ये अभी यहीं पे रहेंगे, लेकिन अगर संसद चाहे तो इसको देश के किसी दूसरे भागों में भी शिफ्ट किया जा सकता है। किसके चाहने पर? संसद के चाहने पर। हाँ, सॉरी, राष्ट्रपति के ये पे होते हैं, राष्ट्रपति के पूर्व। हाँ, सॉरी, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से इसको कहीं और भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक ना। अभी जो न्यायाधीश होंगे उसका नियुक्ति कैसे होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्या इसके लिए भी कुछ ना कुछ, राष्ट्रपति चाहे तो सबको नहीं कर सकते हैं ना, तो उसके लिए या तो कोई एक न्यायालय में, कोई एक या एक से अधिक न्यायालय में क्या होगा, 5 साल तक न्यायाधीश रह चुके हो। किसमें? मतलब हाई कोर्ट, या एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 साल तक क्या रह चुके हो, न्यायाधीश। या फिर माइक बंद करिए, ठीक ना। 10 साल से कोई एक न्यायालय या एक से अधिक न्यायालय में वकील, मतलब क्या होता है, एडवोकेट रह चुके हो। या फिर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अगर उसको विधिवेत्ता मानते हैं कि चलो ये बहुत अच्छा विधिवेत्ता, विधि के जानकार है, तो न्यायाधीश बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए 3 में से किसी भी एक प्रावधान का होना जरूरी है। पहला कि कोई जो एक या एक से अधिक न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश का काम कर चुके हैं, या फिर कोई व्यक्ति अगर वकील रहेंगे तो उसको एक या एक से अधिक न्यायालय में 10 साल तक वो वकील किए होंगे, या फिर राष्ट्रपति के नजर में कोई विधिवेत्ता, अच्छा विधिवेत्ता हो, तो उसको ही किसकी नियुक्ति, उसको ही
किसमें नियुक्त किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। किसमें? सुप्रीम कोर्ट। और यहां पे समझ में आया ना? अरे हाँ कि नहीं? अब इन्हीं में से जो होंगे, जो वही तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेगा ना। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए उसके कॉलेजियम से होके, कॉलेजियम प्रणाली जो है उसके तहत जाकर उनका फिर नियुक्ति होता है। इसमें 4 न्यायाधीश होंगे। उनकी समिति पर जिसको है उसको बनाया जाएगा। ये पहले होता था कि जो वरिष्ठ होता था उसी को बनाया जाता था, लेकिन 2 या 3 बार ऐसा है कि इसको वरिष्ठता के आधार पर ना देकर कुछ और, मतलब जो पॉलिटिक्स होता है जिससे, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम उनके लिए जो अच्छा काम किया उसको फिर वो बना दिए थे। तो इस टाइप से 2 या 3 बार ऐसा है कि जो उसका जो वरिष्ठता के आधार पर उसको फिर वो बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था। तो जनरली ये लोग खुद करते हैं, लेकिन अगर पीएम अगर स्ट्रांग है तो उसके आधार पर भी ये सब होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यायाधीश के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए कि नहीं? नागरिक होना चाहिए। हाँ, संवैधानिक पद में रहेंगे तो होना जरूरी है। और उसके अलावा कुछ मिनिमम एज है क्या संविधान में? जी सर। कितना है? मिनिमम एज का कुछ लिमिट है नहीं, और मैक्सिमम का भी संविधान में कहीं लिखा नहीं है। जो प्रक्रिया नियम के अनुसार 65 साल माना जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की मैक्सिमम एज जितना होना चाहिए, लेकिन ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? शपथ किसके वहां ग्रहण करेंगे न्यायाधीश? राष्ट्रपति के साथ। राष्ट्रपति के सामने। अगर वो राष्ट्रपति नहीं रहा तो कहीं मान के चलिए कहीं दूसरे काम से कहीं और गए हैं, तब कौन करेंगे? कौन? नहीं, ये गलत है। अगर राष्ट्रपति नहीं है और शपथ दिलाना है तो ये जिसको बोलेंगे कि आप शपथ लीजिए, तब चाहे वो उपराष्ट्रपति को बोले या किसी और को बोले, तो ये जिनको जिम्मा देंगे वही करेंगे। ठीक ना? जिसको जिम्मा देंगे कि उनका शपथ लेना है उसमें होगा। कार्यकाल समझ में आ गया ना? कार्यकाल कितना है? मैक्सिमम एज कितना है? 65। कितना? 65। हाँ, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। सर इसका मतलब जैसे मतलब कि कार्य में या रिश्ता में हटाना चाहते थे, इसको हटा नहीं सकते? किसको बीच में? तो उसके लिए अभी आ रहे हैं ना महाराज, आप हड़बड़ा जाते हैं तुरंत। यही वाला बोल रहे थे ना? अभी कौन सा न्यायाधीश के सामने ये हटाने के लिए संसद में, मतलब ये हो जा रहा है, प्रोसेस चल रहा है। करंट का है टॉपिक, इसलिए थोड़ा बहुत न्यूज देखते रहना चाहिए, सिर्फ रील्स पार करने से नहीं होता है। कौन से बताइए? नाम सुना है जिसके घर में 15 या 19 करोड़ केस मिला था? क्या हुआ? नो आइडिया। यशवंत वर्मा, नाम सुने हैं?
गुड। सुना है ना? हाँ, सुनना चाहिए। यशवंत वर्मा अभी प्रेजेंट में ये दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। हटाने की प्रक्रिया क्या है? कैसे हटाया जाएगा? संसद के द्वारा हटाया जाएगा कि इधर से ये लोग हटाएंगे, न्यायालय वाले? राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। संसद थोड़ा राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति को कौन बोलेगा? मंत्रिपरिषद? अगर ये लोकसभा से हटाने का प्रावधान आएगा तो इसके लिए 100 मेंबर्स का इसमें साइन होना चाहिए। ठीक, साइन होगा तो फिर समिति की गठन की जाएगी। समिति ने अगर सही पाया कि ये गलत है तब ये अध्यक्ष के पास जाकर यहाँ अध्यक्ष साइन करेंगे। और फिर अगर यहाँ राज्यसभा से आया और जैसे यहाँ साइन होगा फिर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति कहाँ जाएगा या लोकसभा, ये राज्यसभा में जाएगा? फिर राज्यसभा से अगर किसी को मतलब न्यायाधीश को हटाना है और अगर वो राज्यसभा से शुरू होगा तो कितने मेंबर की साइन की जरूरत है? 50। फिर समिति बनेगा। समिति में अगर सही पाया तो फिर आगे यहाँ पे कौन? सभापति में फिर साइन कर देंगे और इसको फिर इसी टाइप से फिर आएगा कहाँ से? लोकसभा में फिर उसको साइन कराया जाएगा। लोकसभा में फिर यहाँ तक नहीं जाएगा, यहीं से डायरेक्ट साइन हो जाएगा। ठीक ना? फिर वहां से निकल के फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और फिर वो निकाला जाएगा। लेकिन आज तक भारत में महाभियोग के तहत या कोई भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया अब तक। ठीक ना? अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है। समझे कैसे इसको हटाना है? हटाने का प्रक्रिया जो होता है किसमें है? 124 का 4 में। कितना में है? 124 का 4 और 124 का 6 में है शपथ। देखिए मेरे को उतना याद रहता नहीं, तो आप लोग को जितना याद रहेगा ठीक है, नहीं तो कम से कम कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। ठीक ना? और कार्यकाल कितने में है? कार्यकाल 65 साल। हटाने की प्रक्रिया शपथ। इसका कौन सा टॉपिक आएगा इसमें? वेतन और भत्ते। वेतन किसमें आएगा? वेतन भत्ते कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि से भारित व्यय या संचित निधि से किए गए व्यय? हाँ, हाँ, संचित निधि से भारित व्यय से। और भारित व्यय में पैसा कहाँ से आता है? इस संचित निधि में जितने भी सरकार की रेवेन्यू वगैरह होता है वो किस में आता है? भारित व्यय में जमा होता है। और हम लोग जो जमा करते हो कहाँ जाता है? लोक लेखा निधि में, वहीं पे जाता है ना। 266। अगर संचित निधि भारित व्यय से आता है तो क्या इसको संसद में मतदान इसमें किया जाता है कि नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, लेकिन चर्चाएं होंगी। और चूंकि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं तो एक बार जो वेतन है, जो भत्ते है, उसमें कम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? कम नहीं किया जाता है। जिस में अपॉइंटमेंट हुआ है, जिस न्यायाधीश का जितने सैलरी में उतना ही रहेगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ तो उस टाइम कम किया जाएगा। कब कम किया जा सकता है? फाइनेंशियल, हाँ, वित्तीय आपातकाल में। वरना जितना है उतना ही रहेगा। यहां तक समझ में आ गया ना?
मतलब परिलब्धि या जो भी वेतन भत्ता है उसमें कमी नहीं की जा सकती है, कमी नहीं की जा सकती है, जितना रहेगा उतना ही रहेगा। यहाँ तो समझ में आया ना। अगर मान के चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के बाहर कहीं चले गए, तो ऐसी स्थिति में अगर तुरंत निर्णायक कुछ देना है तो कौन देंगे? कौन देगा बताइए? क्वेश्चन क्या था सर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारण से भारत में नहीं है, मतलब यहाँ अनुपस्थित है, और अगर यहाँ भारत में है और उनका तबीयत या जो भी खराब हो गया जिसके कारण वो काम करने के लिए अभी सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ निर्णय देना होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बदले कौन आएगा? मतलब किसको बनाया जाएगा जो अभी प्रेजेंट में अगर वो अनुपस्थित रहा तो, और ये कौन करेगा? संसद करेगा या राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति उसका? प्रेसिडेंट करेंगे सर। हाँ, ये तो एक हो गया कि ये राष्ट्रपति करेंगे उसकी नियुक्ति अगर वो नहीं है। वरिष्ठ न्यायाधीश का या किसी भी न्यायाधीश का? वरिष्ठ न्यायाधीश का। गुड। किसी भी, आर्टिकल 126 में लिखा है। हाँ, किसी भी न्यायाधीश, वहां लिखा हुआ नहीं कि वरिष्ठ न्यायाधीश ही होना चाहिए। राष्ट्रपति जिसे चाहे उस टाइम के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम करवा सकते हैं, इसके लिए वरिष्ठ न्यायाधीश का होना जरूरी नहीं है। कौन से आर्टिकल में है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आर्टिकल याद रख लीजिएगा। कुछ कुछ आर्टिकल मतलब याद रखना ही होगा। समझ में आ गया ना? जी सर। 127। अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर है तो वन एडहॉक, अगर मान के चले अगर इसमें क्या है चीफ जस्टिस नहीं है, बाकी में ये है कि 127 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लेकिन जो बाकी न्यायाधीश है वहां कोर्ट में वो लोग की संख्या कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी भी न्यायालय को या फिर उनकी काम को जारी करने के लिए गौण पूर्ति होना चाहिए ना, मिनिमम इतनी जजेस होना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई संवैधानिक बेंच है या किसी में अगर संख्या की कमी हो रहा है तो उसके लिए चाहिए कि नहीं मिनिमम? जैसे संसद में कितना होता है, 1/10 होना चाहिए, तो उसी टाइप से न्यायालय में भी काम करने के लिए न्यूनतम सदस्यों का वहां का होना जरूरी होता है। और इसी अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी टाइम अगर नहीं होता है तो उसके लिए एडहॉक न्यायाधीश बुलाया जाता है, मतलब तत्काल न्यायाधीश जो दूसरे न्यायालय में काम करते होंगे, दूसरे हाईकोर्ट में। कहाँ पे काम करेंगे लोग? बाकी हाईकोर्ट से बुलाया जाता है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। कौन से अनुच्छेद के तहत? 127। कब बुलाया जाएगा? जब यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम हो किसी कारणवश, ठीक ना। तो एडहॉक जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है कौन सा अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होगा? तो समझ में आ गया ना? जी सर। और एक है 128, आर्टिकल 128 के तहत एडहॉक एडहॉक की जरूरत नहीं होगा। उसमें क्या है कि न्यायालय को लगेगा अब जो एडहॉक वो लोग के लिए वो अपना काम देखेंगे, तो क्यों, एक तो ऑलरेडी बाकी हाईकोर्ट में काम ज्यादा है, तो फिर वहां से अगर लाएंगे तो वहां के काम तो पेंडिंग बढ़ता ही जाएगा ना। इससे भी न्यायालय पूरा बोझ में दबे हुए तभी तो तारीख पे तारीख आ रहा है ना। तो उस टाइम अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं, कौन सब न्यायाधीश जो रिटायर्ड हुए हैं वो लोग को भी 128 के तहत लाया जा सकता है। किसको दिख रहा है नीचे वाला? 128 के लिए सेवानिवृत्त
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें हो रहा है? आर्टिकल 128 में। अच्छा, इसमें जैसे कि जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश है वो एडहॉक के तौर पे कहाँ काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है ना। जी सर। तो यहाँ वेतन भत्ता इसको हाईकोर्ट वाला मिलेगा या सुप्रीम कोर्ट वाला मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट वाला मिलेगा, क्योंकि यहाँ आकर वो काम कर रहे हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना। अब न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रावधान क्या क्या है? अभी तो एक बताए थे कि 65 ईयर्स अगर हो गया तो उसको हटाया जा सकता है। दूसरा क्या है? महाभियोग। महाभियोग से हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है? जी सर। और बाकी और एक क्या होगा, अगर मैं खुद अपने से अगर चाहूंगा कि मैं अपने से इस्तीफा दे दूंगा तो उसके लिए किसको देना होगा अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति को। ये लिखने की जरूरत है या आप लोग का याद हो गया? हाँ, या तो 65 साल हो चुका होगा या फिर महाभियोग चल गया होगा, जो मतलब संसद की ओर से आएगा, राज्यसभा से आएगा तो 50 आदमी की साइन होना चाहिए और लोकसभा से आएगा तो 100 आदमी की साइन होना चाहिए। फिर उसके लिए समिति बैठेगी, 3 स्तरीय समिति में अगर उसको सही ठहराया गया तो फिर वो साइन किया जाएगा किसके द्वारा? सभापति या फिर अध्यक्ष के द्वारा। फिर वो दूसरे सदन में चला जाएगा और दूसरे सदन में भी जब साइन हो जाएगा तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहां साइन करते ही फिर उसको हटाया जाएगा। ठीक ना। और खुद से वो अगर राष्ट्रपति को देंगे त्याग पत्र तो भी होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्या क्या है बताइए आप लोग। कार्य एवं शक्ति। बताइए बताइए, एक दो बताइए आप लोग। इसके तहत कौन सा कार्य आता है सुप्रीम कोर्ट का? किसी को याद है? क्या बोल रहे हैं? जो भी विवाद होते हैं। कौन सा विवाद बताइए, कोई एग्जांपल दीजिए तब ना जी। कुछ कुछ तो आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है, बताते चलिए। रीट वाला तो पढ़े हैं ना, कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? 32। 30। उसके बाद चलिए एक एक बताइए। मूल अधिकारिता में क्या आता है? मूल या प्रारंभिक अधिकारिता। इसका मतलब है और ये जो केस होगा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं लड़ेंगे। तो कौन सा ऐसा केस रहता है जिसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही केस लड़ते हैं या वहीं पे जा सकते हैं? बताइए। क्या बोल रहे हैं? हाँ केंद्र और राज्यों के बीच। हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच और दो या दो अधिक राज्यों के बीच। संघ और वर्सेस राज्य। संघ वर्सेस राज्य, एक या एक से अधिक
राज, या फिर दो एक तरफ। हाँ, राज प्लस संघ वर्सेस राज दूसरा राज्य के साथ, या फिर एक या एक से अधिक राज्य, मतलब दोनों साइड एक या एक से अधिक राज्य वर्सेस राज्य, यही सब ना। देखिए राज अरे तो सर राज्य वर्सेस राज्य, क्या बोल रहा है, स्टेट वर्सेस स्टेट को। यही होता है महाराज, राज्यों वर्सेस राज्य हो रहा है ना। हाँ, तो बोलने का मतलब है कि जहां हाईकोर्ट का पावर नहीं है, हाईकोर्ट का क्षेत्र कहां तक है, अपने राज्य के अंदर ही है ना, अपने राज्य के अंदर ही उसके क्षेत्र में जो भी है, या अगर बात किया जाए तो राज्य सूची में जो है उसी पे वो न्याय दे सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं। लेकिन एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ या दूसरे राज्य में क्या है उसको तो कुछ नहीं कर सकते ना, छेड़छाड़ कर सकते हैं क्या। हमारे यहाँ अगर हाईकोर्ट ने कुछ नियम बना दिया हमारे राज्य के अनुसार, दूसरे राज्य में कुछ और बोल दिया, तो ये हाईकोर्ट इसको तो चैलेंज नहीं कर सकता है ना कि आप मेरे अनुसार करो, कर सकते हैं क्या। लेकिन एक दूसरे से अगर आपस में कुछ वाद विवाद हो रहा है तो कौन ये करेगा इसका, सुप्रीम कोर्ट करेगा ना। हाँ, उसी तरह से मान के चलिए कोई एक राज्य है, राज्य के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है और बाकी उधर दूसरे साइड एक अकेले राज्य है। सिंपल मान के चलिए, बस सोचिए बिहार के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट है और उधर वर्सेस अकेले ममता दीदी है, तो ये दोनों के बीच में लड़ाई अगर होगी तो कौन उसको ये करेंगे, संघ सरकार, संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करेंगे ना। तो इस टाइप से जो भी न्याय है उसको हम लोग मूल या आरंभिक अधिकारिता मानते हैं किसका, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें आप लोग अगर बोले कि जो जलीय विवाद होता है, अंतरराज्यीय जलीय विवाद, वो भी तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होता है कि नहीं। जैसे कावेरी नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद आए दिन ये न्यूज में रहता है, तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो अंतरराज्यीय जलीय विवाद है वो मूल अधिकारिता क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसमें नहीं आएगा, ठीक ना, समझ में आया। मूल अधिकारिता का मतलब मूल रूप से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। उच्च में ही होता है, और एक्चुअली जल विवाद के लिए उच्च वाला नहीं होता है, ट्रिब्यूनल होता है यहाँ पे, ट्रिब्यूनल ही जनरली उसको बनाया जाता है। और उसमें लिखा भी हुआ है कि जल विवाद से संबंधित कुछ भी है उसको न्यायालय में नहीं पहुंचाना है, यही लोग आपस में निपटा लेगा। समझ में आया ना मूल अधिकारिता में क्या है। रीट में कौन कौन सा रीट है, 5 रीट हम लोग पढ़े थे ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार, शिक्षा, इतना हम लोग देखे थे। और ये सब जो है कौन से अनुच्छेद में आता है हम लोग का, संविधान, संविधान क्या, 32, आर्टिकल 32। लेकिन यही सेम चीज या इससे ज्यादा पॉइंट के साथ 226 आर्टिकल के तहत कौन जाता है, हाईकोर्ट भी हम लोग जा सकते हैं। कहा जा सकते हैं, तो रिट जारी करने के लिए हम लोग चाहे तो हाईकोर्ट जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए क्या होगा, ये मूल अधिकारिता में नहीं आएगा, रिट के लिए अलग से आए। और ये जो रिट है अभी वर्तमान में 2 न्यायालय के पास है, हायर न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर संसद चाहे तो इसको अधीनस्थ न्यायालयों में भी बना सकता है ये प्रावधान रिट जारी करने का। समझे क्या बताना चाह रहा हूं। ये जो रिट जारी करने का भी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, और ये दोनों कोर्ट मिला को क्या बोला जाता है, इसको हायर कोर्ट।
तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही दिया गया, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। लेकिन संसद चाहे तो ये अधीनस्थ या जिला कोर्ट या सत्र न्यायालय में भी ये रिट जारी करने का अधिकार दिया जा सकता है। समझे? अरे हाँ कि ना? सब सो गए क्या? विष्णु क्या हुआ, है कि नहीं? लिख रहे हैं सर। अच्छा लिख रहे हैं, तो बोलना चाहिए ना, फिर मिटा तो दिया। हाँ सर। रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट हम जा सकते हैं, और अगर चाहे तो हम लोग हाई कोर्ट के द्वारा भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन संसद अगर चाहे तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय में भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकता है, अगर संसद चाहे तो। आगे चलें। जी सर। अभी जो 1774 में जो हम लोग का ये बना था सुप्रीम कोर्ट, कहाँ में बना था? कलकत्ता में ना? जी सर। कब बना था? 1774 को। लेकिन यहाँ अगर न्यायालय ने कुछ जजमेंट दिया, निर्णय, तो इसके विरुद्ध अगर हम लोग चाहें तो ये जो निर्णय दिया ये क्या है? अंतिम निर्णय नहीं होता है, अंतिम निर्णय नहीं होता था। तो अगर मेरे को यहाँ के न्यायालय से, यहाँ की जो निर्णय है उससे अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम लोग लंदन जा सकते थे। कहाँ जा सकते थे? लंदन मतलब ब्रिटिश कोर्ट। ब्रिटिश कोर्ट में हम लोग जाकर इसके विरुद्ध लड़ सकते थे, ठीक ना? मतलब यहाँ के निर्णय से अगर हम लोग संतुष्ट नहीं हुआ तो इसके ये अंतिम न्यायालय नहीं था। जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ बढ़ना था हम लोग के भारत में 1774 में, ये अंतिम न्यायालय नहीं था। यहाँ का अगर निर्णय में अगर नाखुश रहे तो हम लोग लंदन में जा सकते हैं और वहां पे कर सकते हैं, ठीक ना? लेकिन हम लोग का सुप्रीम कोर्ट जैसे आया स्वतंत्र भारत में, तो ये बोला कि अंतिम न्यायालय है। तो अंतिम न्यायालय कौन सा है हम लोग का? अंतिम न्यायालय हम लोग का कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, अभी वाला। इसके अगर ये निर्णय दिया तो इसका जो निर्णय का हम लोग कहीं और फिर से अपील नहीं कर सकते हैं। मतलब अंतिम न्यायालय हम लोग का कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया और उसमें अगर हम लोग संतुष्ट नहीं हुए तो हम लोग अपील कहाँ कर सकते हैं? अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट कुछ निर्णय दिया और उसमें अगर हम लोग संतुष्ट नहीं हुए तो हम लोग अपील कर सकते हैं अंतिम न्यायालय जो भारत का है सुप्रीम कोर्ट में। आया इतना दूर समझ में? जी सर। हाँ। हाँ सर। इसी टाइप से अगर मान के चले फिर जिला न्यायालय हुआ या सत्र न्यायालय, यहां से अगर किसी को संतुष्ट नहीं हुआ तो कहाँ अपील करेंगे? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से फिर वो अंतिम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई संतुष्ट नहीं हुए तो फिर उसको कहीं संतुष्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन अंतिम कौन है हम लोग का? सुप्रीम कोर्ट ही है। समझे? जी सर। संविधान की व्याख्या कौन करता है हम लोग का? सुप्रीम कोर्ट करता है सर। सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ कामों में क्या राष्ट्रपति उसको ये करते हैं, व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं? तो राष्ट्रपति को अगर कहीं कुछ डाउट हुआ कि क्या निर्णय होना चाहिए इसका, जैसे अंतिम साइन कौन करते हैं किसी भी विधेयक में? राष्ट्रपति
हाँ, अंतिम निर्णय हम लोग का जो एक्ट वगैरह होता है उसमें साइन होना चाहिए किसका, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के यहाँ कुछ डाउट हुआ तो उस स्थिति में 143 आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। किससे सलाह ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। कौन? राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 143। लेकिन ये जो सलाह देंगे कौन? सुप्रीम कोर्ट, इसको मानना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अगर मान के चलो राष्ट्रपति कुछ कंफ्यूजन हुआ और उसमें अगर पूछते हैं किनसे? सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये ऐसा होना चाहिए, तो अभी जो सलाह दिया वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक ना? सलाहकारी अधिकारिता के तहत सुप्रीम कोर्ट को बाकी कोर्ट के अलावा भी राष्ट्रपति को ये मतलब प्रावधान दिया गया कि राष्ट्रपति के लिए कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से राय परामर्श या सलाह मांग सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन ये सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। समझ में आया? लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिया ना? अभिलेखीय अधिकारिता। अभिलेख का मतलब क्या होता है? क्या हुआ, सब भाग गए क्या? क्वेश्चन पूछ। हाँ, पांडुलिपि अभिलेख वगैरह पढ़े हैं ना हिस्ट्री में? हिस्ट्री का आप लोग बहुत कमजोर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन क्या जो पत्थर में लिखा उसको शिलालेख कहा जाता है, वो अभिलेख नहीं होता है। ठीक, मतलब जो भी जजमेंट आएगा कहां से? सुप्रीम कोर्ट जितना भी केस आएगा उसका जजमेंट होता है कि नहीं होता है? जजमेंट होने के बाद ही उसमें निर्णय आएगा ना, वाद विवाद होने के बाद। तो जो वाद विवाद होगा उसको वो लोग लिख के भी तो रखेंगे ना कि इस टाइप से केस आया तो इसका जजमेंट ऐसा हुआ है, निर्णय ऐसा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपने पास लिखेगा कि नहीं लिखेंगे? हाँ, तो जो ये लोग लिख के रखेंगे, अगर सेम केस इसी टाइप से फिर दोबारा आएगा तो ये लोग क्या बोलेंगे? उस केस के हवाले इसका निर्णय ऐसा होना चाहिए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अब, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी हो चुका है। और अगर उसको चैलेंज करना होगा तो उसको उससे ज्यादा संवैधानिक पीठ में जाना होगा। अगर 3 सदस्य था तो अभी 5 सदस्य में होना चाहिए। मतलब जो भी जजमेंट आएगा, निर्णय आएगा, उसको क्या लिखित रूप से वो लोग रखते हैं? लिखित रूप से रखेंगे कि नहीं रखेंगे जो निर्णय आएगा? बाकी उसी टाइप से निर्णय आएगा तो वो बोलेगा कि हाँ इस केस में ऐसा जजमेंट आया तो इसमें भी वही जजमेंट आएगा, क्यों उतना टाइम वेस्ट करना है। समझ में आया? ये सुप्रीम कोर्ट के पास आया। अगर सेम केस अगर हाई कोर्ट के पास आया, किसके पास आया? हाई कोर्ट के पास या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आएगा, सेम केसेस, तो ये लोग उसमें जजमेंट क्या, ये लोग उसमें फिर ये नहीं करेंगे, वाद विवाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये लोग किसके हवाला देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस के तर्ज पे इसका निर्णय ऐसा है, तो ये लोग इस आधार पर हम लोग भी इसका जो निर्णय है उसी सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पे दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये केस का जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस रह गया उसका जो फाइल है वो उस सभी कोर्ट के लिए वो मतलब वैलिड रहता है। समझे?
अरे हाँ कि ना। और अगर इसको कोई नहीं मानेगा, जब तक वहां से दोबारा ये नहीं होता है, अगर मान के चलिए कोई बोले कि कुछ केस है और उस केस को जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिए 7 आदमी ने, तो अगर उसको चैलेंज करना होगा तो उससे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस जो है बेंचेस होना चाहिए। अगर 7 मेंबर्स का है तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए? 9 का होना चाहिए। समझे? तो इस आधार पर उस जो पहले का लिखा हुआ है, जो निर्णय दे चुका है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर वही पहले वाला ही चलेगा। तो इस टाइप से जो अभिलेख जो लिखा हुआ रहता है, जो जजमेंट है, उसको एक साथ रखते हैं फाइल बनाकर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलेखीय अधिकारिता। इसके तहत दंड देने का भी अधिकार है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, अगर नहीं मानेंगे तो। समझ में आ रहा है? न्यायिक पुनर्विलोकन, ये शब्द बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको इंग्लिश में करिए। अब बताइए न्यायिक रिव्यू। न्यायिक का मतलब होता है जुडिशियल, इसका मतलब क्या होगा बताइए अभी आप लोग? जुडिशियल रिव्यू ये लिया गया है यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होगा? कोई भी बिल आता है तो उसको रिव्यू करते हैं। हाँ, यहाँ बिल नहीं आएगा, यहाँ वाद विवाद आएगा ना। जो भी जजमेंट आएगा उसको रिव्यू करेगा कि ये सही है कि गलत है, और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश या अपने निर्णय को भी बदलने का उसके पास अधिकार है। अगर मान के चलिए पहले कुछ गलत निर्णय दिया है, बाद में अगर उस टाइप से अगर सबूत मिलता है, तो पहले वाला फिर अपना जो जजमेंट है उसको कैंसिल करके नया जजमेंट दे सकते हैं। ये देने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। समझ में आया? न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? मतलब रिव्यू करना जो जजमेंट आया है उसका। समझ में आया ना? अभी एक और टर्म आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। इसके तहत जुडिशियल कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहता है, जो इसको काम नहीं करना चाहिए वो काम भी ये करते हैं। कौन? अभी ये बार बार बोलते हैं कि कुछ आप न्यायालय विधि बनाइए, कभी कभी ये खुद विधि बना देते हैं कि आप लोग नहीं बना दे रहे, हम बना देते हैं। तो जो काम न्यायपालिका का नहीं होना चाहिए वो भी ये काम करते हैं, तो उसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। मतलब अपने क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना। अन्य कार्य में जो सुप्रीम कोर्ट का होगा, संसद और हाईकोर्ट में जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा वो कौन सा कोर्ट देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सुप्रीम कोर्ट। तो इस टाइप से जितनी भी अधिकारिता है, इसी के साथ हम लोग का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां यहीं तक है। इसी में होगा फिर न्यायिक वाला जो होगा सब इसी में आएगा। क्षमादान शक्ति, सॉरी, वो न्यायिक क्षमादान उसमें जाएगा, राष्ट्रपति वाला। तो यहां तक किसी को डाउट है इसमें? मूल रिट, अपीलीय, सलाहकारी, अभिलेखीय, न्यायिक और अन्य में इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के काम हैं। और अन्य में जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन वगैरह आएगा। और इसके पहले जो जो बताया तो उसके बाद देख लीजिएगा। बाकी कुछ कुछ जो उतना अच्छा से नहीं बता पाए, जैसे कि जो मतलब एग्जैक्ट जो डेटा है कि कौन सा आर्टिकल में क्या है, उसके लिए मैं पेज भेज दूंगा, ठीक है ना? उसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। समझे? क्योंकि प्लान था मेरे को आज कार्यपालिका पढ़ाने का, लेकिन वो पहले पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए दोबारा फिर उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टाइम दोनों के लिए बहुत अभी क्रूशियल चल रहा है, मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी। तो कल दोनों वीडियो देखिए और वहां से नोट्स बनाइए। न्यायपालिका का हम लोग सुप्रीम कोर्ट कर लिए, कल थोड़ा हाई कोर्ट देखेंगे, और इसका जो मेन आर्टिकल है वो आप लोग को ग्रुप में भेज देंगे। समझे?